नमस्कार, शुभ संध्या, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का हिमालयन अपडेट बहुत ही धन्यवादी है कि आप बड़े ही इत्मीनान से हमारे कार्यक्रम सुनते हैं और प्रोत्साहन देते हैं, हमें इनकरेज करते हैं नई-नई चीज़ें करने के लिए, नए-नए प्रोग्राम करने के लिए। तो इसके लिए तो हम शुक्रगुज़ार हैं आपके और जितने भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, हिमालयन अपडेट के परिवार के सदस्य हैं, उन सब की तरफ से भी आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद, अभिनंदन और स्वागत है आज के खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है जज़्बे को सलाम। और हम ये तीसरा एपिसोड लेकर आए हैं और आज एक ऐसी शख्सियत से हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं, जिन्होंने जिंदगी के उतार चढ़ाव ऐसे जिए हैं मानो कुछ हो ही नहीं, मानो वो मुश्किलें कुछ हो ही नहीं। आज उनके साथ उनके द्वारा जो एक्सपीरियंस उन्होंने किया है वो हमारे साथ साझा करने आ रही हैं और जानेंगे उनका ये सफर किस तरह से बीता और आगे वो क्या कर रही हैं, किस तरह से सोसाइटी में अपना सहयोग कर रही हैं तथा भविष्य में उनकी क्या रणनीति रहने वाली है लाइफ को लेकर या फर्दर जो प्रोजेक्ट वो कर रहे हैं उनको लेकर। और उनके साथ जो संवाद करेंगी बहुत ही प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध लेखिका आदरणीय दीप्ति सारस्वत जी, प्रतिमा जी, आपका मैं स्वागत करता हूं। और मैं उस शख्स से आपको रूबरू नहीं करवाऊंगा क्योंकि वो उनकी जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि मैं आपको कार्यक्रम तक लेके जाऊं। आगे का जो जिम्मा है वो आदरणीय दीप्ति सारस्वत जी संभालेंगी, लेकिन 2 लाइनें हैं जो जिंदगी के ऊपर है वो मैं जरूर फरमाना चाहूंगा अगर आपकी इजाजत हो तो। जिंदगी की हकीकत को बस हमने इतना ही जाना है, जिंदगी की हकीकत को बस हमने इतना ही जाना है। दर्द में अकेले हैं और दर्द में अकेले हैं और खुशियों में सारा जमाना है, खुशियों में सारा जमाना है। तो मैं ज्यादा अपना वक्त जो है आपका वक्त ना लेता हुआ आता हूं सीधे कार्यक्रम की ओर और आमंत्रित करूंगा आज की होस्ट, आज की संवादकर्ता आदरणीय दीप्ति सारस्वत जी को। आप आए, कृपया, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हार्दिक आभार अनिल जामवाल जी आपका, इतने खूबसूरत प्रोग्राम के लिए मंच प्रदान करने के लिए। हिमालयन अपडेट के सभी दर्शकों का आज के कार्यक्रम में स्वागत है। आज का हमारा कार्यक्रम है जज्बे को सलाम और आज हम जिस शख्सियत के जज्बे को सलाम करने वाले हैं वो हैं मुंबई से रीटा शाह जी। अधिक उनके बारे में जानकारी तो हमें पूरे कार्यक्रम के दौरान मिलेगी, लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी आमंत्रित शख्सियत का स्वागत करूं, मैं उनके बारे में संक्षेप परिचय आप लोगों को देती हूं। रीटा शाह जी का जन्म जो है 11/9/1972 को हुआ। मूलतः रीटा जी गुजरात से हैं, लेकिन पली बढ़ी मुंबई में हैं। रीटा जी काउंसलर हैं, एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर हैं और साथ ही स्पिरिचुअल गाइडेंस देती हैं। रीटा जी, सबसे बड़ी बात है यह, रीटा जी कैंसर सर्वाइवर हैं। 2016 में आपको ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ, किंतु इस सब संघर्ष से आप इतनी मजबूत होकर और निखर कर बाहर निकली हैं कि आज कैंसर पेशेंट्स के लिए स्वयं में प्रेरणा है। न सिर्फ
कैंसर पेशेंट्स बल्कि पूरे समाज के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए जो उदासी से घिरा है, निराशा में घिरा है, वो एक रोशनी की किरण बन के उसके जीवन में आती हैं। तो रीटा जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति जी। इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी रीटा जी, अब हम करते हैं कुछ एक सवालों की शुरुआत, ताकि हमारे दर्शक जो हैं, हिमालयन अपडेट के दर्शक जो हैं, वो आपके बारे में अधिक से अधिक जान सकें। और दर्शकों से अनुरोध है कि इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग रीटा जी के व्यक्तित्व से लाभ उठा सकें, उनके अनुभवों से लाभ उठा सकें। रीटा जी, आपके लिए मैं सवाल करती हूँ। हमारा पहला सवाल किसी भी व्यक्ति को जानने के लिए, जैसे हम कहते हैं होनहार बिरवान के होत चिकने पात, कि जो अच्छा बिरवा है, पौधा है, जो तरक्की करेगा और बहुत लोगों को फायदा देगा, ऐसा व्यक्तित्व उसकी बचपन में ही पहचान हो जाती है। तो आपका बचपन कैसा गुजरा, कहाँ गुजरा, किस तरह से आप पली बढ़ी हैं और किन लोगों ने आपको प्रभावित किया? बचपन में कुछ एक घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमारा जीवन बदल देती हैं, या कुछ एक ट्रैक हमें ऐसा मिल जाता है जो हमें बाद के जीवन में बहुत काम आता है, कहीं आगे तक ले जाता है। तो इसकी नींव जो है बचपन में ही पड़ जाती है। तो आप हमारे दर्शकों को अपने बचपन के बारे में थोड़ा विस्तार में जानकारी दें। रीटा जी। जी दीप्ति जी, जैसे आपने कहा है कि मैं मुंबई में पड़ी बड़ी हूँ और हम जॉइंट फैमिली में रहते थे। मैं सबसे छोटी बेटी हूँ। सो मेरे आगे 2 बहनें और भाई है एक। तो जैसे कहा बोलते हैं ना, छोटे बच्चे बहुत ही शैतान होते हैं। सो मैं वैसी थी, काफ़ी सारा शैतानियत करती रहती थी और मुझे हमेशा नई नई चीज़ों को पहचानने, जानने, सीखने का मुझे बचपन से शौक था। जैसे मुझे डरना अच्छा नहीं लगता था बचपन से ही। हालांकि कोई कोई चीज़ों से हमको डर लगता है, मगर बचपन से ही मेरा ऐसा रहा है कि मुझे जो बोल्डनेस होती है, जो हम बिंदास होके जीते हैं, वैसा जीवन और वैसे व्यक्तित्व वाले इंसान मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। जैसे अगर मैं अपनी दादाजी की बात करूं, तो वो इतने होनहार थे, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं था। और मैं उनको बचपन में उनको ही मैं ऑब्जर्व करती थी कि दादाजी क्या कर रहे थे। सो लाइक बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स है कि बाहर खिड़की पे अगर कौवा बैठा है उसको पकड़ लिया, हालांकि वो बहुत रेयर होता है पकड़ने के लिए। सो ऐसी ऐसी चीज़ें हम बचपन में हम देखते हैं कि जब हमारे बड़े ऐसे करते हैं तो हमें भी ऐसे हौसला मिलता है। और उनकी पर्सनालिटी वैसी थी कि लाइक किसी से ना डरना, बिंदास होके चलना। तो मैं छोटी होके उनको बहुत सारा मैंने ऑब्जर्व किया है और मेरे में भी वही कहा ना कहा वो स्वभाव आया है कि मुझे नई चीज़ सीखनी है, मुझे नया नया कुछ करके आगे बढ़ना है। मुझे डरना अच्छा नहीं लगता था कि नहीं, इसमें मुझे नहीं डरना है। तो इस तरह से मेरा बचपन गुजरा है जॉइंट फैमिली में। उसके बाद जो हमारी स्कूलिंग वगैरह होती है, तो स्कूलिंग में भी जैसे मैं बोलूँ तो आई वॉज नॉट गुड इन स्टडी। मैं स्टडी में इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि मुझे क्रिएटिविटी अच्छी लगती थी। जैसे मेरा ड्राइंग अच्छा था, तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो उसमें भी मुझे जैसे डर के रहना और शाय होके रहना, जैसे लड़कियां शाय होके रहती है, कम बातें करती है, ऐसा मेरा कभी भी नहीं था। तो हालांकि उन दिनों में स्कूलिंग में ही मैंने कराटे ब्लैक बेल्ट हासिल किया था, तो वो वजह से भी एक आत्मविश्वास आता है कि नहीं, मैं अपना सेल्फ डिफेंस कर सकती हूँ। और जैसे टीन एज में मैंने बहुत सारी स्पिरिचुअल बुक्स भी पढ़ी है, जैसे मैंने आपको बताया था कि स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ी है। और एक कैरेक्टर है जो मुझे इतना मेरे मन पे तभी प्रभावित किया था, वो है जग्गा डाकू। आपको सुन के थोड़ा हैरानियत होगी, बट जो जग्गा डाकू है वो पंजाब से था और वो वुमन को बहुत रिस्पेक्ट करता था।
तो ये जो उनका कैरेक्टरिस्टिक था, तो मुझे इतना प्रभावित किया है कि वो इंसान एक डाकू भी है मगर औरतों की बहुत इज्जत करता है। ऐसे ही घर में वो डाका डालता है जहाँ पे जो ज्यादा जैसे गांव के बड़े लोग होते हैं, पैसे लेके बैठ जाते हैं, किसी को देते नहीं, वैसे वो लूटते थे और गरीब को दान करते थे। तो ये सारी चीजें मुझे बचपन से, मैं ऐसी चीजें मैंने पढ़ी है कि ये चीजें मुझे बहुत प्रभावित की है कि इंसान में जैसे हौसला है, एक बिंदास जीने की उसकी चाहत है, वो अपने आप में दिख के आता है। तो ये सारी चीजें मैं बचपन में देखा करती थी। उसमें एक एपिसोड भी मुझे याद है कि उसके टीम में एक नया इंसान ज्वाइन हुआ था, उसके कहा गया था कि औरतों को छूना नहीं है तुमको। हालांकि डाकुओं की गैंग हुआ करती थी मगर औरतों को नहीं छूना है। तो वो बंदे ने छू लिया था, औरतों को पकड़ लिया था, तो उसके हाथ काट दिए थे। सो ऐसे एक्सट्रीम में जो होते हैं कि एक एथिक्स लेके चलते हैं, वो वाले मुझे पहले से ही पसंद है। ऐसे इंसान कि उनके इंटेंशंस जो होते, इरादे नेक होना चाहिए। आप कुछ भी करते हो, इरादे नेक होना चाहिए। तो ये सारी चीजें मुझे बहुत प्रभावित की है ना बचपन में। और स्पिरिचुअल जो बुक्स मैंने पढ़ी है, उससे भी तभी से ही मुझे थोड़ा थोड़ा नॉलेज मुझे मिलता रहा है। तो काफी सारा मेरा स्पिरिचुअलिटी पे प्रभाव रहा है। हालांकि मेरी माँ भी एकदम स्पिरिचुअल थी, तो उससे ही थोड़े बहुत संस्कार भी हमें आए हैं। तो ऐसा सारा मीन्स मेरा बचपन गया है। जी दीप्ति जी। जी दीप्ति जी। बहुत सुंदर बचपन, कितना खुला बचपन, और ऐसे ऐसे माहौल में, जैसे आपने जॉइंट फैमिली की बात की, जैसे आपने एक खुली व्यापक एजुकेशन की बात की। फॉर्मल एजुकेशन ठीक है, हर बच्चा कहीं ना कहीं बचना चाहता है क्लासरूम टीचिंग से और उस सब से। तो ड्राइंग मतलब आपके जो टेस्ट हैं खुद ब खुद इतने एलिगेंट हैं बचपन से ही कि ड्राइंग कलाओं की तरफ आप वहां पे हैं, अध्यात्म की तरफ बचपन से ही जा रही हैं। तो ये बहुत ही प्रभावित करने वाली बातें हैं हमारे दर्शकों को। और सबसे बड़ी बात वही है कि जॉइंट फैमिली में किसी भी बच्चे में जो नींव पड़ती है, पीयर जो होते हैं, पीयर के साथ साथ सिबलिंग्स जो होते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। पीयर एक्चुअली मेरे मुंह से निकला क्योंकि कल हमारे बच्चों का ये टॉपिक रहा था पीयर ग्रुप से रिलेटेड। तो वो तो चलो स्कूलिंग में आ जाता है, लेकिन सिबलिंग्स हो तो हमारी परवरिश, क्योंकि छोटा बच्चा है उस पर जिम्मेवारी कम होती है, उसे ज्यादा सोचना नहीं होता, वो खुले माहौल में पलता बढ़ता है। तो वो चीज जो व्यक्तित्व में निखार लाती है वो आज हम देखने को हमारे सामने है ही। मैं इससे पहले कि अगला सवाल आपसे करूं, अपने दर्शकों का मैं बता देती हूँ, हमारे साथ काफी सारे दर्शक जो हैं वो जुड़ना शुरू हो चुके हैं हमारे कार्यक्रम में, जिसमें रणजोध जी हैं, प्रोफेसर रहे हैं ये, तो बहुत इनकी भी पर्सनालिटी अपने आप में बहुत ही खिली हुई पर्सनालिटी है, बहुत प्रभावित करते हैं, लेखक हैं। मधु बी जी हैं हमारे साथ में, कृष्णा जी हैं, अर्चना मिश्रा जी हैं और गोगटा बालम जी हैं। सभी आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं, सभी आपका स्वागत कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। और हाँ, मुझे एक और बात याद आती है आपके बचपन की, क्योंकि आपका इस तरह की पर्सनालिटी है कि कोई भी जीवनी पढ़े तो उसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और हमें अपने बचपन में, अपना तो चलो हमारा निकल गया, बच्चों की किस तरह से परवरिश करनी चाहिए। देखिए आपने स्विमिंग सीखी है, कराटे में ब्लैक बेल्ट हैं, आपने खुद मेंशन किया है, लेकिन बहुत सारी बातें आप अपनी गायब कर गई हैं। मैं चाहती हूं कि आप उन्हें भी, हमारे दर्शकों को बताएं कि स्विमिंग के एक्सपीरियंसेस आपके, या फिर आप बांसुरी वादन में हैं तो उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को कृपया बताएं। और भी कोई और आपके छुपे हुए गुण हो तो। जी दीप्ति जी, जैसे हमारी जॉइंट फैमिली थी और मेरे दादा जो थे वो बहुत ही क्रिएटिव थे, उन्होंने हारमोनियम बनाया था। वो हारमोनियम से, मेरी बड़ी दीदी है वो संगीत सीखा करती थी और वो उन्होंने एमए किया है म्यूजिक में और आज भी वो क्लासेस चलाती है। तो ये बचपन से मैंने संगीत भी सुना है, बोल्डनेस देखी है, मैंने किताबें पढ़ी है। तो ये सारा चीजें बचपन से ही देखने के वजह से अपने आप एक हम अडॉप्ट कर लेते हैं ये सारी चीजें। तो थोड़ा बहुत जो है कि मैं मेरी दीदी को देखती थी, वो गाना गा रही है, बट मुझे वो
उसमें इंटरेस्ट नहीं था, मुझे इंस्ट्रूमेंट में इंटरेस्ट था। मुझे बांसुरी इतना अट्रैक्ट कर रही थी कि मैंने मेरे गुरुजी से मैंने बांसुरी सीखी हुई है। मेरे जो गुरुजी थे वो श्री पन्नाला घोष के सन इन लॉ थे, उनके शिष्य भी थे। तो उनके पास से मैंने, देवेंद्र मुर्डेश्वर उनका नाम था, तो उनके पास से मैंने 3 साल तक बांसुरी सीखी हुई है। अभी आप जान सकते हो कि पहले के जो गुरुजी होते हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। तो 3 साल मैंने सीखा, तो 3 साल में मुझे सिर्फ 3 ही राग सिखाए उन्होंने। हालांकि 3 साल में तो बहुत सारा कुछ अभी सीखा जा सकता है, बट वो इतने स्ट्रिक्ट थे कि 3 साल में मुझे सिर्फ 3 ही राग सिखाए थे। तो वो मैं प्रैक्टिस करती थी। तो जब भी मुझे भी याद है कि मेरी दीदी जब भी उनके पास मुझे लेके गई, तो सीधा मुझे बोला कि अच्छा बच्चा बजाओ तुम कुछ। तो तभी तो मेरे पास वो छोटी सी बांसुरी थी जो रोड पे लेके घूमते थे, वो वाली बांसुरी थी। तो वो बांसुरी से जो मैंने कंपोज किया था, मैं कभी भी फिल्मी सॉन्ग्स नहीं बजाती हूँ बांसुरी पे, मेरा खुद के कंपोज किए हुए धुन बजाती हूँ। नाउ इट्स बीन लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम हो गया मैंने नहीं बजाया है, बट वो टाइम पे ऐसा था कि जो पुराने टाइप्स के गुरुजी होते हैं ना, वो हमेशा से जो भी शिष्य आते हैं उसको बोलते हैं अच्छा बजा के दिखाओ, आप क्या बजा रहे हो। तो मैंने बजा के दिखाया, तो उसके बाद उन्होंने मुझे परमिशन दिया कि अच्छा अभी आप आ सकते हो, सीख सकते हो। तो आप जान सकते हो कि कितने स्ट्रिक्ट गुरुजी रहे होंगे मेरे। ये तो मैंने बांसुरी उनसे सीखी। बाकी जो स्विमिंग वगैरह है वो मेरे पापा से सीखी हुई है, क्योंकि मैंने किसी और से नहीं सीखी है, पापा से ही सीखी हुई है। तो बचपन में मैं ये सारी चीज करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। हालांकि ये जो लड़कियों वाली चीज होती है वो मुझे जरा भी अच्छी नहीं लगती थी। मैं हमेशा जैसे कराटे सीखना, स्विमिंग है, और ऐसे बांसुरी सीखना है, क्योंकि फीमेल्स बहुत कम बांसुरी बजाती हैं हमारे देश में। औरतों को हमने बहुत कम देखा है बांसुरी बजाते हुए, ज्यादातर पुरुष ज्यादा बांसुरी बजाते हैं। तो इसके लिए मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मुझे बांसुरी बजानी है। तो मैंने बांसुरी भी सीखी है, और मैंने रेकी भी सीखी हुई है, और मैं हीलिंग भी देती थी पहले। अभी तो फिलहाल मैं इतनी हीलिंग नहीं कर पाती हूँ, मगर मैंने हीलिंग भी की हुई है। तो ये सारा चीज़ें हैं जो मुझे टीनेज तक, अगर मैं बोलूँ तो टीनेज तक ये सारा चीज़ मैंने सीखा हुआ है। और जैसे मैं अपनी दादाजी की बात करूँ तो डिफरेंट लैंग्वेजेस वो जो थे, तो उनको देख के मैं पहले मैं समझना ट्राई करती थी कि ये इतनी डिफरेंट लैंग्वेज में क्यों बात करते हैं। वैसे वो थे तो कराची से, फिर वो शिफ्ट हुए, जो पहले का ज़माना था, जो शिफ्ट होते होते फिर यहाँ मुंबई तक आए। तो जैसे सिंधी लैंग्वेज है वो मैं समझ सकती हूँ, पंजाबी समझ सकती हूँ, मारवाड़ी समझ सकती हूँ, उर्दू समझ सकती हूँ। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं कि अपने आप में मुझे बचपन से ऑब्जर्व करके मुझे आ गई। तो ये सारी चीज़ें हैं कि बचपन से मुझे डिफरेंट चीज़ें करना अच्छा लगता है। मुझे कभी भी ऐसे बैठ के जैसे लड़कियां जो घर घर खेलती है वो मैंने कभी खेला नहीं है। तो हमेशा ये फिजिकल एक्टिविटी जो है, हम नीचे जाके बच्चों के साथ खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, कराटे करते हैं, तो यही सारी चीज़ें मैंने पहले से की हुई है। तो ऐसा मेरा बचपन रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बचपन है। नहीं तो हम जैसे सुनते आए हैं कि महानगरों का बचपन एक फ्लैट में सिमट के रह जाता है, बच्चे वीडियो गेम्स खेलते हुए बड़े होते हैं। तो इस माहौल के बीच में एक महानगर में एक बच्ची इस तरह की परवरिश पा रही है, खुले माहौल में जी रही है, तो उसका परिणाम आज हम सबके सामने है। और जहाँ तक जग्गा डाकू की बात है, सब लोग आपके इस कैरेक्टर से बड़ा इम्प्रेस हो रहे हैं, कोई रॉबिन हुड से इन्हें को रिलेट कर रहे हैं। मैं अनिल जी से आग्रह करूंगी, अनिल जी कोई कमेंट्स आए हैं हमारे दर्शकों के, तो प्लीज उन्हें भी आप देख लें और दर्शकों से हमारा संपर्क बनाए रखें। अनिल जी। जी धन्यवाद दीप्ति जी, और बहुत ही अच्छा जो साक्षात्कार अभी जा रहा है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग। मैं बड़े गुपचुप तरीके से इस चीज को सुन रहा हूं, और दर्शकों के कमेंट जो हैं लगातार हमारे पास आ रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग
अगर जग्गा डाकू की बात करी जाए तो जो किसी को मतलब मानना बचपन में कि नहीं ये इंसान वाकई में ही वो चीज है, पंजाब से था और लुटेरा था, लेकिन जब जग्गा जिसको तो पैदा हुआ था तो बहुत ही मिठाइयां बंटी थी। एक गाना भी उसके ऊपर फेमस है, हालांकि मुझे कुछ ज्यादा नहीं आता है, जग्गा जम्मिया ते मिलन बधाइयां, जगह जम्मिया ते मिलन बधाइयां। अभी कहीं भी आप यूट्यूब पे देख लीजिए तो वो बहुत ही फेमस गाना है और पंजाब में बहुत चलता है और बहुत सारे लोग जो हैं उसे मानते भी हैं, क्योंकि वो मसीहा था। पंजाब का कहें या किसी का, वो अन्याय होता नहीं देख सकता था शाहूकारों को। सॉरी, ऐसा मतलब ऐसा बोल रहा हूँ कि जो ज्यादा लोग पैसे वाले थे और अत्याचार करते थे तो उनको लूट के, जैसे फिल्मों में अक्सर दिखाया जाता है कि यहाँ डाकू की ये भूमिका है कि एक सॉफ्ट कॉर्नर भी डाकू का बताया जाता है, तो वो चीजें हैं और इसी से शायद ये इंस्पायर हुई हैं रीटा शाह जी। तो अभी जो कमेंट है मैं ले लेता हूं जल्दी से। इसमें डॉक्टर मधु बी जी जुड़ गई हैं, वो रीटा जी आपका स्वागत कर रही हैं, और रंजोत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिरनाथ योगा से डॉक्टर विनोद नाथ जी जुड़ गए हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं, और कृष्णा बंसल जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, अर्चना मिश्रा शुक्ला जी जुड़ गई हैं, और सुषमा राजेश सौम्य जी जुड़ गई हैं, बालम गोप्ता जी जुड़े हैं, और भी बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। और मधु जी लिख रही हैं कि जैसे रॉबिन हुड का नाम भी इसी श्रेणी में लिया जाता है, लुटेरा था परंतु गरीबों के लिए मसीहा भी थे। तो ये सही कह रहे हैं। और मनीष शाह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रियल ही मतलब इंस्पायर करती है आपकी स्टोरी जो आप बता रहे हैं। और रंजोत सिंह जी कह रहे हैं कि आज बांसुरी हो जाए अगर बजा पाए तो। और रागिनी गर्ग जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, और बहुत सारे दर्शक हैं, बनीता कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे दर्शक जो हैं हमारे साथ जुड़े हैं और कमेंट हमें लगातार कर रहे हैं। आपका कोई क्वेश्चन है रीटा शाह जी से या हमारे से तो आप कृपया आप कमेंट में जरूर लिखें, हम जरूर ही आपका जो प्रश्न होगा उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। अब मैं बुलाना चाहूंगा दीप्ति जी को। जी धन्यवाद अनिल जी। असली जो अब हमारे दर्शकों के काम की, ये तो अभी तो ट्रेलर था जो हमारे सामने व्यक्तित्व आज हैं, रीटा शाह जी हैं, लेकिन जो असली काम की बातें हैं अब आने वाली हैं। अभी तो बचपन की बातें हो रही थी जो इतनी इंटरेस्टिंग है, शुरुआत ही इतनी इंटरेस्टिंग है। आगे देखिए रीता जी का रुझान जो है वो ज्योतिष की ओर रहा है। शादी के बाद की बात की है इन्होंने, और चलिए ये सब तो रीटा जी स्वयं बताएंगे। और रेकी की बात अभी मेंशन की थी उन्होंने शॉर्ट में, उसके बारे में हम विस्तार में जानना चाहेंगे। आध्यात्म की ओर ये जो मुड़ी है, बचपन से एक जो नींव पड़ गई थी, तो इसमें क्या-क्या और किस-किस तरह से आप स्वयं लाभान्वित हुई रीटा जी, और किस तरह से आपका रुझान हुआ इन विषयों में, और हमारे दर्शक आम जनता इससे किस तरह से लाभ प्राप्त कर सकती हैं, इन विषयों पे आप थोड़ा विस्तार से प्रकाश डालें रीटा जी। जी दीप्ति जी, जैसे मैंने आपको बोला कि बचपन से मुझे अलग-अलग चीज़ों करना अच्छा लगता था। अभी 1994 में मैं चारधाम यात्रा पे गई हुई थी। तो वहाँ पे मैंने एक अलग ही अनुभव किया, वहाँ के जो वाइब्रेशंस थे मुझे बहुत ही इफ़ेक्ट किए हैं। तो तभी से मेरा जो आध्यात्मिक और के विषय पे ज़्यादा ध्यान मैं देने लगी और ज़्यादा उसके ऊपर मैं विचार करने लगी, क्योंकि जब भी हम स्वयं को एक अंतर से अलग अनुभव होता है, तभी हम वो चीज़ें की ओर अट्रैक्ट होते हैं, हम वो करने लगते हैं, हम ध्यान देने लगते हैं। चीज़ क्या होती है, जब भी हम बच्चे होते हैं तो हमको पता नहीं होता है, मगर अंदर से वो चीज़ें हमें परेशान करती है। परेशान यानी वो चीज़ें हमें बोलती है कि हाँ, ये हमारे अंदर है और वो बाहर आना चाहिए। इस तरह से जो 1994 में मैंने जब भी चारधाम यात्रा की, उसके बाद मेरे में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। उसके बाद तो 96 में तो मेरी शादी हो गई। उसके बाद भी मैंने सब सीखना जारी रखा, क्योंकि मुझे अलग-अलग चीज़ें सीखना अच्छा लगता है। अभी भी मैं सीखती रहती हूँ। अगर कोई चीज़ मुझे ऐसे लगी कि नहीं मुझे सीखनी चाहिए तो मैं सीखती रहती हूँ। तो तभी उसके बाद मैंने टैरो कार्ड रीडिंग सीखा है, मैंने रेकी सीखा है, मैंने क्रिस्टल सीखे हैं, और बहुत सारी आध्यात्मिक की बुक मैं पढ़ती गई,
यूट्यूब तो मेरे टाइम पे तो था नहीं, मगर जैसे कि अभी यूट्यूब आया तो उस पे मैंने हमेशा मेरा सर्च रहा था हिमालय। तो वही सर्च करते करते मुझे बहुत सारे बुक्स भी मिल गए। जैसे स्वामी राम की बुक थी, जो वो मेरी पहली बुक थी जो मैंने गूगल पे सर्च करने के बाद मैंने पढ़ी हुई थी। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे लगा कि नहीं, ये चीज़ें हो सकती है। जैसे हमारी एक फैंटेसी होती है, हम सुनी सुनाई बातें, जैसे हम बचपन में होते हैं तो हम दादा दादी से या मम्मी पापा से बात सुनते रहते हैं कि अच्छा ये फला आदमी है, उसमें ऐसे एक्स्ट्रा पावर है। तभी तो हम बहुत एक्साइटेड होते हैं कि अच्छा एक्स्ट्रा पावर क्या होता है, वो हम समझ नहीं पाते हैं। मगर जैसे जैसे मैं बुक्स पढ़ती गई तो मुझे समझ में आया, तो जो भी आध्यात्मिक रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे टैरो कार्ड है, रेकी है, क्रिस्टल्स है, तो ये सारी चीज़ों की और मैं इतनी आकर्षित हुई कि वो मैंने सीखना शुरू किया। जैसे ज्योतिष है, तो ज्योतिष का भी एक अपना गणित है। तो ज्योतिष के जो हम बोलते कि भृगु ऋषि है, उन्होंने ये ज्योतिष है जो उसमें महारत हासिल की है। तो मुझे डीप तक जाना अच्छा लगता था, सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक विषय के ऊपर। बाकी के विषय पे आप बात करोगे तो मुझे शायद इतना नहीं पता होता है, बट आध्यात्मिक की जहाँ तक बात है, वो हर एक इंसान की ज़रूरत होती है। वो किसी को पता नहीं इसलिए चलता क्योंकि हम बाहरी वर्ल्ड में ज़्यादा रहते हैं, बाहर की दुनिया में ज़्यादा रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे बुक्स पढ़ के, मेरे पास कोई मेंटर तभी नहीं था, मुझे कोई गाइडेंस देने वाला कभी नहीं था, बट वो टाइम पे था कि हाँ, मैं सब सारी चीज़ें सीखती गई। जैसे टैरो कार्ड है, तो मैंने ओशो के टैरो कार्ड सीखे हुए हैं। हालांकि हम टैरो कार्ड देखते हैं कि भविष्य जानने के लिए, तो ये सारी चीज़ें मैंने सीखी। मैं टैरो कार्ड भी रीड करती थी। उसके बाद धीरे धीरे मुझे काउंसलिंग का पता चला। तो ये काउंसलिंग का मुझे मेरी बहुत ही लेट उम्र के बाद पता चला, जब भी मेरी बेटी 10th स्टैंडर्ड में थी तभी मुझे पता चला। और जैसे मैंने बताया कि बचपन से आदत थी मेरी कि कुछ नई चीज़ें आई तो मुझे सीखना होता है, तो तभी मैंने काउंसलिंग भी सीखा। तो ये सारी चीज़ें मैंने देखा कि काउंसलिंग है वो दूसरों को बहुत सहायक होती है और उसमें मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता था। तो ये वाली चीज़ जो है, तो पहले मुझे पता नहीं थी काउंसलिंग क्या होती है, क्योंकि जो मेरा टाइम था तभी ऐसा कुछ इतना बाहर निकल के नहीं आता है। जैसे आपको पता होगा कि पहले बहुत सारे लिमिटेड कोर्सेज हुआ करते थे, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, बस 2-3 चीज़ें डिग्रियां होती थी। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने बाद में सीखी हुई है। और जहाँ तक आध्यात्मिक का सवाल है, तो हम सब इंसान जो है वो एक स्पिरिचुअल बीइंग है, हम एक आध्यात्मिक ही है, मगर हम समझ नहीं पाते हैं। इसका रीज़न ये है कि आप जब भी प्रकृति में जाते हो तो आपको अच्छा लगता है, तो वो क्या चीज़ है, क्योंकि हम इसमें डिटेल में बात नहीं करते हैं, हम डिटेल में ऑब्जर्व नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मुझे ऑब्जर्वेशन में आई कि नहीं, ये चीज़ मुझे अंदर से, अंतरात्मा से अच्छी लगती है। तो ये टॉपिक था जो मेरा फेवरेट टॉपिक था और अभी भी है। और इसमें जो भी मुझे एक्सपीरियंस हुए हैं, जो भी मेरे स्पिरिचुअल मेंटोर्स रहे हैं, उससे भी काफ़ी सारी चीज़ें मैंने सीखी है और मेरे जीवन में उतारी है। तो ये स्पिरिचुअल होना, वो सब सब स्पिरिचुअल बीइंग है, मगर हम अगर उसके साथ रहते हैं, हम उसको जानते हैं, तभी एक हमें अलग से ही बल मिलता है, हम और भी ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग होके बाहर आते हैं। तो ये सारा स्पिरिचुअलिटी के पावर्स है जो मैं चाहती हूँ कि हर एक कोई समझे और अपना जीवन बहुत बेहतर तरीके से जिए। जी दीप्ति जी। थैंक यू रीटा जी, बहुत डिटेल में आपने जानकारी दी। लेकिन एक आम, क्योंकि मेरे लिए ये विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग है, प्लस मेरा अभी तक आज तक इन चीजों की ओर ध्यान नहीं गया था, कम से कम सीखने की तरफ तो नहीं गया था। ऐसे तो सबको लगता है कि कोई हमारा भविष्य बता दे, कोई कुंडली देख दे, कोई माथा पढ़ ले, कोई हाथ की रेखाएं देख ले या ऐसा कुछ। लेकिन मैं एक थोड़ी सी बात आपसे जानना चाहती हूँ। जैसे हस्तरेखा वगैरह अगर सीखना हो तो हम कहीं से इधर उधर से किताबें उठा लाते हैं और जी कॉलेज वॉलेज में शुरू हो जाते हैं एक दूसरे का हाथ देखना। ये जो आपने मेंटर्स की बात की या आपने टैरो कार्ड रीडिंग की बात की है या
ज्योतिष या रेकी की बात की है। क्या एक जनरल सा क्वेश्चन है, शायद बचकाना भी लगे आपको, लेकिन शायद बच्चे भी देख ही रहे होंगे हमारा कार्यक्रम, तो उनके लिए लाभ हो जाएगा कि क्या इसके लिए कोई स्पेशल इंस्टीट्यूशंस हैं या स्पेशल सर्टिफिकेट्स मिलते हैं या कोई आश्रमों में जाना होता है सीखने के लिए? तो थोड़ा सा बताएं जरा, थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि अगर सीखना कोई चाहता है तो कहाँ और कैसे जाना होता है इस सब के लिए? जी दीप्ति जी, मैं बताना चाहती हूँ कि अभी तो इंस्टीट्यूट है, जैसे ज्योतिष के लिए भी इंस्टीट्यूट है, आप डिग्री कोर्स कर सकते हैं। जो जहाँ तक जो मैंने टैरो कार्ड सीखा है तो वो मैंने प्राइवेट में सीखा है, 1 to 1 सीखा है। और ज्योतिष की अगर मैं बात कहूँ तो वो मैं क्लासेस में जाया करती थी, उनके आई थिंक 5 years के मीन्स पूरा कोर्स था, तो वो कोर्स पूरा कंप्लीट करना पड़ता है। हालांकि मैंने वो कोर्स कंप्लीट में नहीं कर पाई थी, बट ये जो है सारी चीज़ों की अभी क्लासेस अवेलेबल है, पहले नहीं हुआ करते थे। पहले 1 to 1 है या कोई 1-2 करते हैं, उसके पास जाके हम सीखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं तो अभी बहुत ही अच्छी तरह से अवेलेबल है। आप गूगल कर लो, आप FB पे देख लो, आप इंस्टाग्राम पे देख लो, आपको हर एक कोई मिल जाएगा। टैरो कार्ड सिखाने के लिए मिल जाएगा, रेकी सिखाने के लिए मिल जाएगा, तो ज्योतिष के लिए भी विद्यालय होती है, वहाँ पे जाके आप सीख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें अभी बहुत इजीली अवेलेबल है, कोई भी चाहे तो वो सीख सकता है। बस एक ही चीज़ है कि आपके इंटेंशन क्या है। अगर आपके इंटेंशन है कि मैं किसी को मदद करूं, जो मेरे थे, मैं किसी को मदद करूं, तो वो हिसाब से मैंने सीखे हुए थे। बट मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि जिंदगी में आप कुछ भी कर लो, जैसे मैंने जगा डाकू का एग्जाम्पल दिया, वो एक था डाकू, मगर उसके इंटेंशन काफी अच्छे थे। तो ऊपर वाला हमेशा इंटेंशन देखता है, आप क्या काम करते हो। वो काम शायद इंसान की नजर में खराब भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है। अगर अच्छा काम करके आपके इंटेंशन गलत होते हैं तो वो कुछ मायने नहीं रखता है। तो जैसे आपका सवाल था कि इंस्टीट्यूट वगैरह है कि नहीं, तो जी हाँ, इंस्टीट्यूट होती है, अभी कोर्स भी होते हैं, आपको सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं। तो मुझे भी रेकी का सर्टिफिकेट्स मिला है, टैरो कार्ड्स का मिला है। तो ये सारी चीजें हैं तो अभी बहुत इजी हो गई है, अवेलेबल हो गई है। जी दीप्ति जी। धन्यवाद रीटा जी। हम तो छोटे से शहर के वासी हैं, शिमला के वासी हैं, पहाड़ियों से पार हम लोगों की नजर जो है थोड़ी कम ही जाती है। अब नेटवर्क वगैरह और ऑनलाइन जो चीजें हैं वो आरंभ हुई हैं, वरना हमारा बचपन तो खैर मुझे तो थोड़ा रहा कि मैं 2 स्टेट से बिलोंग करती हूँ। अपनी बात तो हम फिर कभी करेंगे, लेकिन फिर भी बहुत सी बातें होती हैं जो हमारे लिए नई हैं, आज भी नई हैं। और खैर ये भी बात है, इंटरेस्ट की भी बात है, जहाँ चाह वहाँ राह, इंसान अपनी राह खोज ही लेता है और जब चलने पर लगेगा किसी रास्ते पे तो वो कहीं ठिकाने पे अपने लक्ष्य पे पहुंचेगा ही। जैसे कि आप पहुंची हैं, आपने बहुत सारी चीजें सीखी हैं और मानव धर्म के लिए सीखी हैं, मानव सेवा के लिए सीखी हैं। ये नियत, वही बात है, जग्गा डाकू की नियत हुई या किसी की भी, किस नियत से हम कोई काम कर रहे हैं, ये बहुत अधिक मायने रखता है। अनिल जी, बहुत सारे दर्शक हमारे साथ और आए हैं और मैंने बहुत अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी उनके देखे हैं, लेकिन पूरे नहीं पढ़ पाई हूँ, तो प्लीज मेरी हेल्प करें। जी धन्यवाद दीप्ति जी। और बड़ा अच्छा साक्षात्कार चल रहा है और बहुत सारे दर्शक जुड़ गए हैं। और इसमें उर्मिला सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, स्वागत है मैम आपका। गोविंद गुप्ता जी जुड़े हैं, रेनू पवार जी जुड़ी हैं, और जुल्फिकार अली जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और शर्मिला नीलवर्णे कदम हमारे साथ जुड़ गई हैं, और आरटीएन मयंक देसाई जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और रमेश डडवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। मोंटू मस्त पंजाबी सिंगर जो हैं वो हमारा कार्यक्रम अभी देख रहे हैं। अनीता शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मंजू मित्तल जी हमारे साथ जुड़ी हैं, और जुल्फिकार अली जी हमारे साथ जुड़े हैं। और सब आप जो साक्षात्कार हो रहा है उसकी तारीफ कर रहे हैं और उज्जवल भविष्य की रीटा जी के कामना कर रहे हैं। और दीप्ति जी आपको तो कह रहे हैं कि बहुत ही सुंदर और मजा हुआ, आप मंच संचालन कर रही हैं, उसके लिए आपको बहुत सारे कमेंट आए हैं। और रंजोत सिंह जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति प्रकृति से प्रेम करते हैं वह निश्चित ही धार्मिक भी होते हैं।
ऐसा नहीं कि वो प्रकृति से कोई प्रेम करता है तो धार्मिक नहीं है, नहीं, होते हैं, धार्मिक भी होते हैं। और बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे, जैसे रीटा शाह जी हैं और कई लोग हैं जो इस तरह से करते हैं। और रवि शाह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और बेस्ट विशेस आपको दे रहे हैं रीता जी। तो अभी इतने ही कमेंट हमारे साथ आए। आप सभी दर्शकों से अनुरोध रहेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा इस कार्यक्रम को शेयर करें, लाइक करें, और आगे जो सेशन होने वाला है वो वाकई में आपकी जो जिंदगी है कि ये इंसान ऐसे कैसे बैठा है, अरे इसकी जिंदगी में भी ऐसा कुछ हो सकता है। देखिए, इमोशनल पहलू हर एक की जिंदगी में आते हैं, तो हम जानना चाहेंगे ये पहलू आगे आने वाले हैं। हालांकि बस 1-2 सेकंड मैं आपसे लूंगा, क्योंकि ये चीजें जो हैं वाकई में ही आपको एक नया एक्सपीरियंस देंगी और कहीं ना कहीं आपकी आंखों में आंसू भी जरूर ला देंगी। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं जाया करता हूं और दीप्ति जी को बुलाता हूं आगे के संचालन के लिए। जी आभार अनिल जी। शर्मिला नीलवर्णे जी का जो कमेंट था वो प्रभावित थी टॉम बॉय पर्सनालिटी से रीटा जी की, क्योंकि सभी एक्चुअली लड़कियां जो हैं उड़ना चाहती हैं, लड़कियां देखती हैं कि लड़कों को ज्यादा आजादी मिल रही है, काश हमें भी वैसी मिलती, तो कहीं ना कहीं से हम चुरा लेते हैं। अब नहीं मिलेगी आसानी से तो हम चुराएंगे, आसानी से मिल जाएगी तो उसे एंजॉय करेंगे। तो वो सबका अपना अपना कहीं ना कहीं हिम्मत होती है, अपना अपना आसपास का परिवेश होता है। तो सभी की लाइफ में इस तरह के इंसिडेंट्स जरूर आते हैं कहीं ना कहीं पे। अगला जो हमारा अब मोड़ लेने वाला है, ये जो कार्यक्रम है ये बहुत सीरियस टोन पे जा रहा है। अब जैसा कि अनिल जी ने आपको हिंट दे ही दिया है, वर्ष 2016, एक खूबसूरत चेहरा देखिए, एक इतनी निखरी हुई पर्सनालिटी देखिए, और ये पर्सनालिटी का जो निखार आता है, खूबसूरती तो भगवान की देन है कि चलिए जीन्स में है, खूबसूरत हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो व्यक्तित्व का निखार है वो किन हालात से जूझ के आता है, उस पे हम आते हैं। अब रीटा जी का जीवन में वर्ष 2016 का जो वर्ष रहा है, वाकई में आपके जीवन को झकझोर देने वाला रहा है, किसी के भी जीवन को झकझोर देगा। और बहुत सारे लोग तो डूब जाते हैं, उभर के आना, निखर के आना, वो तो किसी और ही व्यक्तित्व का काम होता है। और ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जो समाज को भी प्रेरणा देते हैं। तो ये जो 2016 का वर्ष था, कैंसर के संबंध में अपने अनुभव बताएं, आप स्वयं ही बताएं, इसमें मैं ज्यादा कुछ इंटरफेयर नहीं करूंगी। हमारे दर्शकों को आप बताएं कि इस मुश्किल दौर से आप किस तरह से उभरी हैं और कौन कौन लोग थे जिन्होंने आपको इसमें से उबरने में मदद की है। जीटा जी। जी दीप्ति जी, मुझे अभी तक याद है 2016 अप्रैल में हम लोग शिमला ही घूमने आए थे, नॉर्थ साइड ही घूमने हम आए थे। तो तभी मुझे पता था कि मेरे ब्रेस्ट में गांठ जैसा है, बट इट वाज पेनलेस, वो पेन नहीं हो रहा था। तो मुझे लगा कि कुछ होगा, और सामने हमारे ये सारे प्रोग्राम्स भी फिक्स हो चुके थे कि हम बाहर घूमने को जा रहे हैं, और जहाँ पे पहाड़ होते हैं तो मुझे जाना ही जाना होता है। तो आई वाज सो हैप्पी कि हाँ, हम लोग घूम फिर के आ गए। उसके बाद मुझे लगा कि अभी डॉक्टर को मैं दिखा दूँ, तो डॉक्टर ने दिखाई मैं, और थोड़ी सी जांच वगैरह जो बोला था जो मैंने किया। रिपोर्ट आने तक तो मैं बहुत ही नॉर्मल थी कि अच्छा चलो कुछ भी होगा, नॉर्मल सा गांठ होगा। बट जब भी डॉक्टर ने मुझे बिठा के बोला कि ये कैंसर का गांठ है, तो 2 मिनट तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि मैं मेरी जिंदगी में एक्सरसाइज भी किया करती थी, प्राणायाम भी किया करती थी, मैं उठ के जॉगिंग किया करती थी, बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं लाइफ को हेल्दी हम बोलते हैं, सारी चीज़ें मैंने की हुई थी। उसके बाद भी ये हुआ, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और मेरा तो रोना ही शुरू हो गया, क्योंकि कैंसर एक ऐसा शब्द है जिससे सुन के हम सीधा हम अपना मौत के सामने ही देखते हैं कि बस अभी हमारी जिंदगी तो कुछ नहीं है, कैंसर हुआ, अभी इंसान तो आज नहीं तो कल मरने वाला है। तो ये परिस्थिति मेरे सामने आई थी, तो बहुत ही मेरे मन में, मैं पहले तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी, मैं स्वीकार ही नहीं पाई थी कि मुझे कैंसर हो सकता है। इसमें भी मुझे बहुत टाइम लगा स्वीकारने में।
मुझे कैंसर है, अभी ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। हालांकि हम बहुत सारी चीज़ें टीवी पे देखते हैं, कैंसर पेशेंट कैसे दिखते हैं, तो ये सारा चीज़ मुझे सोच के ही कुछ पूरा मैं कांप जाती थी कि अरे मेरी हालत भी ऐसी होगी क्या। तो ये दिन आने वाला ही था, मुझे पता है, बट एक हम बोलते हैं ना, हम स्वीकार नहीं करते हैं। तो वो स्टेज मेरा वो था कि मैं स्वीकार नहीं कर पा रही थी। फिर बाद में टाइम आया मेरी ट्रीटमेंट लेने का, तो मैंने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में मेरा ट्रीटमेंट मैंने करवाया। आज भी मुझे याद है, मैंने पहला कदम जो हॉस्पिटल में रखा, और जो मैंने सब औरतें या पुरुष जो थे बिना बाल वाले देखे, मैंने बहुत शारीरिक कमज़ोर जो होते हैं, बाल नहीं होते हैं, इवन आईब्रोज भी नहीं होती है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ऐसे इंसान कैसे दिखते होते। तो एक बार तो मुझे देख के ऐसा लगा कि मैं भी ऐसे होने जा रही हूँ अभी। वो चीज़ मुझे बहुत ही हिला के रख दिया था। मगर अभी ट्रीटमेंट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि कैंसर जैसी बीमारी है। तो धीरे-धीरे मेरी जो ट्रीटमेंट है वो शुरू होने लगी। पहला तो मेरा ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन में भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है कि खाली गाँठ निकाली जाती है, और दूसरा होता है कि पूरा स्तन ही निकाला जाता है। तो ये मामले में ऐसा मेरा तो सिर्फ़ गाँठ ही निकाला है, तो मैं तो खुश हो गई, चलो इतना तो सिर्फ़ गाँठ ही निकाली है, क्योंकि एक स्त्री के लिए बाल और अपने उसके जो शरीर के अंग होते हैं, किसी के भी लिए अपने शरीर के अंग को खो देना, वो इतना भयानक स्वप्न जैसा होता है कि हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। और बीइंग अ फीमेल, एक औरत होने के नाते अगर जो स्तन का भाग है अगर जो निकल जाता है, तो हमारे अधूरेपन का बहुत ही एहसास होता है। हम नॉर्मल इंसान को फेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम अपने आप में इतना अधूरा महसूस करते हैं। तो मेरी ट्रीटमेंट जब ये शुरू हुई, कीमोथेरेपी मेरी शुरू हुई, तो मुझे पता चला कि अभी मेरे बाल झड़ने वाले हैं, क्योंकि हमको पहले वहाँ पे डॉक्टर ने बोला था कि आपको ये सारी चीज़ें होंगी, मगर वो एकदम से एक्सेप्ट कोई नहीं कर सकता, फीमेल तो कर ही नहीं सकती क्योंकि उसके बालों से हमेशा प्यार होता है फीमेल को। तो धीरे-धीरे मैंने देखा कि 1-2 कीमो लेने के बाद मेरे बाल झड़ने लगे, तो मेरे लंबे बाल थे, मैंने छोटे पहले करवा दिए क्योंकि वो मेंटली मुझे अपने आप को मैं प्रिपेयर कर रही थी। तो छोटे बाल करने के बाद जब ये तीसरा कीमो लगा, तो मेरी ब्यूटिशियन को मैंने बुलाया और मैंने बोला कि अभी मेरे बाल निकाल दो तुम। तो वो ट्रिमिंग मशीन लेके मेरे घर पे आई थी और मेरे सारे बाल निकाल दिए उन्होंने। तो वो जो पल था कि मैं बैठ के मेरे बाल जो मैं देख रही थी कि अच्छा वो ज़मीन पे गिर रहे हैं मेरे बाल, तो वो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। मगर जब भी देखते हैं कि सामने हमारी फैमिली है, बेटी है, तो भी हमें ऐसा लगता है कि नहीं, ये सब साइड में जाने दो, मुझे उनके लिए जीना है। तो ये सारा चीज़ें मैंने फेस किया था। और बाद में तो खैर सब बाल ही निकल गए, ना भवें रही ना बाल रहा, कुछ भी नहीं था। तो ऐसे हालत में जब भी मैं खुद को आईने में देखती थी, तभी मुझे एक ही चीज़ ने मुझे सहारा दिया जो मैंने स्पिरिचुअल बुक्स में पढ़ा था। वो जब भी मैंने रिकॉल किया कि अगर ऊपर वाला चाहता है, आपको कुछ भी बना सकता है। एक टाइम था मेरे अच्छे से बाल थे और आज मेरा क्या हाल है। तो ये चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती है। तो मुझे ऐसा लगा कि चलो ऊपर वाले की कोई और इच्छा होगी, तो मैं और भी पॉजिटिव होके मेरी ट्रीटमेंट मैंने आगे चलाई। धीरे-धीरे देखा कि वो जो साइड इफ़ेक्ट्स होती है, जैसे हाथ काले हो जाना क्योंकि हमारे अच्छे वाले सेल्स उसमें मर जाते हैं। शुरुआत में तो मुझे पता ही नहीं चला कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं बार-बार हाथ धोती रहती थी। बाद में मुझे पता चला कि ये साइड इफ़ेक्ट्स है और ये रहेगा वैसे ही। तो तभी मैंने प्राणायाम करना शुरू किया, मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया, तो काफ़ी सारा मैं अपने आप में सेटल होने लगी। जो ये सब हमेशा देखते रहते हैं, जभी-जभी मैं मिरर में देखती थी, तो मैं अपने आप को ऐसा पाती थी कि मेरा जो भी सुंदरता है वो चली गई है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही मुझे डिस्टर्ब की है, और उसमें से मैं एक्सेप्ट करते-करते, जब भी इंसान एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार लेता है खुद को, तभी उसकी जो जर्नी होती है वो आसान हो जाती है।
तो ये सारी चीज़ें मैंने एक्सेप्ट की। हालांकि ऑपरेशन के बाद होता है कि हमारी जो एक नस काटी जाती है, जो लिम्स नोड बोलते हैं, वहां तक मेरी गांठें फैल गई थी छोटी छोटी। तो वो काटने की वजह से हाथ ऊपर ही नहीं होता है, उसके वजह से एक्सरसाइज करनी ही पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें, कीमो भी लगता है और हाथ का भी प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज भी करनी है, सामने वीकनेस भी आती है, मैं खाना नहीं खा सकती थी। तो ये सारी चीज़ें ट्रीटमेंट के दौरान जो होती थी, तो वो सामना करना ही ऐसा लगता है कि हम एंड ऑफ द डे में थक जाते हैं। हालांकि हर जो घर में जो सदस्य होते हैं वो तो साथ देते ही है, बट मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, घर के सदस्य जो भी हो वो बेचारे आपको मदद करेंगे, बट अल्टीमेटली आपको ही एडजस्ट करना है। जो पेशेंट होता है उसको ही एडजस्ट करना पड़ता है, उसको ही परिस्थिति स्वीकारनी पड़ती है, जो है उसमें ही कैसे रास्ता निकाले। तो मैंने एक सोचा कि चलो अभी तो मैं सोई हूँ, मेरे पास बहुत सारा टाइम है, क्योंकि मैं हमेशा एक नेगेटिव जो परिस्थिति है उसमें पॉजिटिव कैसे की जाए, वो हमेशा से मेरा रहा है। तो वही कीमोथेरेपी चलती रहती थी, मैं काम नहीं कुछ कर सकती थी, तो मैंने और भी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने वही दौरान पे और सारी चीज़ें मैंने देखी। मैं यूट्यूब्स पे जाके बहुत सारी स्पिरिचुअल जो बातें होती है या कोई भी वो स्पिरिचुअल सब्जेक्ट रिलेटेड जो होता है, वो मैंने पढ़ना शुरू किया। तो ऐसे करते-करते मेरी पूरी ट्रीटमेंट 1 साल में कंप्लीट हुई। जैसे ट्रीटमेंट क्या होती है, ऑपरेशन होता है, कीमोथेरेपी चलती है और फिर रेडिएशंस होते हैं। और जो रेडिएशंस होते हैं उसमें जहाँ पे भी रेडिएशन अगर लगता है तो पूरा वो भाग काला हो जाता है। तो आप सोच सकते हो कि जो रेडिएशन गिरने की वजह से जो छाती का भाग काला हो जाता है, चमड़ी निकलने लगती है, कपड़े पहन नहीं सकते हैं। तो ये एक पेनफुल ट्रीटमेंट है, जहाँ से अगर हम बाहर आ गए तो ऐसा लगता है कि हमने कितना बड़ा युद्ध जीत लिया है। मगर मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ, परिस्थिति कुछ भी हो, आपको उसमें क्या करना है। जैसे मैंने बहुत सारी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ ली, जो बुक्स पढ़ने के लिए मुझे टाइम नहीं मिलता था, ऐसा लगता था हाँ आज नहीं तो कल मैं पढ़ लूंगी। मगर वो दौरान ऐसा था कि मैं तभी भी मैंने पढ़ा बुक्स, और उसमें से भी कुछ अपने आप में मैं क्या डेवलप कर सकती हूँ, ज़्यादातर मेडिटेशन करना, वो सारी चीज़ें मैंने वो दौरान मैंने अपनाई और उसमें से मैं आसानी से बाहर आ गई। जैसे रेडिएशन भी लेने के बाद बाल उगना शुरू होते हैं, तो तभी अच्छा लगता है कि अच्छा अभी मेरे बाल थोड़े-थोड़े आने लगे हैं। तभी भी हमारी जो मेरी पहली जो पर्सनैलिटी थी, लंबे बाल थे, फिर धीरे-धीरे ये जो ट्रीटमेंट के बाद बाल उगते हैं, तो वो अलग होता है। हमारा पूरा अपीयरेंस, हमारी जो पर्सनैलिटी है वो चेंज हो जाती है। वो पर्सनैलिटी को आपको एक्सेप्ट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अभी जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दूँ कि मैंने ये ग्रे हेयर मैं पहले नहीं रखती थी, मैं डाई करती थी। मगर उसके बाद मैंने सोचा कि अच्छा वो रीटा अभी मर गई है, अब ये नई रीटा है, तो हम मेरा एक अभी नया पर्सनालिटी है, मैं बाल भी कलर नहीं कर, मुझे जैसा रहना है वैसा रहती हूँ, बिकॉज मैंने ऐसा सब अनुभव उस दौरान कर लिया था कि मौत से हम नजदीक आके हम मिल के जाते हैं, उसके बाद जिंदगी में हमें किसी का भी डर नहीं लगता है। वो वाली परिस्थिति मेरी हो गई थी, और उसमें भी मैंने सीखा कि अच्छा मैं पहले इतना डरा करती थी कोई भी चीज से, जो मुझे नहीं डरना चाहिए था। तो हर एक चीज, हर एक परिस्थिति जो ईश्वर देता है, वो कुछ ना कुछ सिखाने के लिए देता है, कुछ ना कुछ अपने में से एक क्वालिटीज बाहर निकालने के लिए देता है। अगर हम वो बात समझ गए तो हम अपनी जिंदगी और अच्छे से जी पाते हैं। और दूसरा अगर पहलू में लेने जाऊं कि आप रोते हुए बैठोगे, मेरे साथ ये क्या हो गया, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं कि मुझे ऐसी सजा मिली है, तो आप उसमें ही रहोगे। भी आपके ऊपर है, आपको आगे बढ़ना है या वहां पे ही रुकना है। तो ये मेरा एटीट्यूड पूरे ट्रीटमेंट के दौरान रहा। हालांकि मैं अलग अलग वीक्स पहनती थी, फिर मुझे वो फन टाइप का हो गया कि कभी मैं छोटी वीक पहनती हूँ, कभी मैं बड़ी वीक पहनती हूँ, मैं बाहर जाने के लिए। सो मुझे लगा कि हाँ अभी 1 साल ऐसा ही जाने वाला है, तो चलो उसमें भी हम कुछ अच्छा ही कर ले। तो ये पूरा जर्नी मेरा ऐसे करके 2017 में
वो पूरा मेरा ट्रीटमेंट खत्म हुआ और आज मैं आपके सामने हूँ। जैसे मैं दर्शकों को कहना चाहती हूँ कि कैंसर अभी पहले जैसा नहीं रहा है। एडवांस ट्रीटमेंट हो गई है, एडवांस ड्रग्स हो गए हैं, अभी बहुत सारी जांचें अवेलेबल हैं। आप अगर बहुत जल्दी आ जाते हो तो आपकी अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे हम खाना पकाते हैं, मैं ये एग्जांपल मेरे पेशेंट को भी देती हूँ। अगर आप सब्जी पका रहे हो, अगर हल्का सा जल गया है तो आप उसको ऑल्टर कर सकते हो, दूसरे बर्तन में निकाल के खाने लायक बना सकते हो। मगर पूरा ही जल जाएगा तो आप नहीं खा पाओगे। इसी तरह से कैंसर है, अगर थोड़ा बहुत आपको पता चला है, आप जल्दी चले गए डॉक्टर के पास, तो उसकी पूरी तरह से ट्रीटमेंट हो जाती है। मगर पूरा फैल चुका है तो उसमें डॉक्टर भी जितना वो कर सकता है वो उतना ही कर पाएंगे। तो मैं दर्शकों को भी कहना चाहती हूँ कि अभी कैंसर से डरने की जरूरत नहीं है, मगर हाँ, आप समय सर डॉक्टर के पास जाइए, जांच करवाइए और इलाज करके ठीक हो जाइए। बस मेरा यही कहना है। हमारे बहुत सारे दर्शकों के कमेंट्स आ रहे हैं। मैं तो क्या ही कहूँ, मैं तो जब पहले दिन आपसे बात की थी तभी मैं अवाक थी और बार-बार अनिल जी को धन्यवाद दे रही थी कि आपने मिलने का मौका दिया रीटा जी से मुझे। खैर, हम तो आगे भी टच में रहेंगे क्योंकि इसमें मेरा अपना फायदा है। मैं व्यक्तिगत रूप से ये बात कह रही हूँ ऑन द शो। खैर, अनिल जी प्लीज आप थोड़े कमेंट्स ले लें हमारे दर्शकों के। अनिल जी धन्यवाद दीप्ति जी। और बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं जो कि वाकई में ही कह रहे हैं कि जो है कैंसर शब्द से ही बड़ा एक भयावह शब्द है कैंसर। वाकई में मन में डर लगता है, मधु जी कह रही हैं। और मंजू मित्तल जी हमारे साथ जुड़ी हैं। एकदम सच आप बता रहे हैं, ये आपके कहीं नेबर्स होंगे, जानने वाले होंगे आपके। और ट्रू इमोशंस कह रही हैं और कह रहे हैं। और जुल्फिकार अली जी कह रहे हैं आपकी हिम्मत को सलाम है। आप वाकई में ही आप ब्रेव हैं और हिम्मत को सलाम करते हैं। और रंजोत सिंह जी कह रहे हैं जी रीटा जी, हम सिर्फ अपने लिए नहीं अपितु बहुत से लोगों के लिए जीते हैं, बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा बनते हैं, बहुत से लोगों के लिए जीते हैं। हम एक टास्क सेट करते हैं कि नहीं, हमें डरना नहीं है, हमें हारना नहीं है, हमें निरंतर चलते रहना है और लड़ाई हमारी खुद की है, हमें खुद ही लड़ना है और विजय प्राप्त करनी है। तो अनीता शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। और रमेश डडवाल जी कह रहे हैं कैंसर तो बहुत ही भयानक है और उसकी स्मृति से पुनः गुजरना भी पीड़ादायक होता है। और आप सौभाग्यशाली हैं कि आप उस अंधेरी रात से गुजरने के बाद आज जो उज्जवल सुबह है वहां पे आप हमारे सामने बिल्कुल बैठे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और आपकी हिम्मत को दाद दे रहे हैं। और जुल्फिकार अली कहते हैं सकारात्मक सोच से आपको सकारात्मक जो सोच है उसने आपको नई ऊर्जा दी है, नई एक किरण दी है। तो ये वाक्य कहीं ना कहीं आपके जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, पॉजिटिव थिंकिंग है, उसकी वजह से चीजें आई हैं। अनीता रश्मि जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, अनु ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ी हैं और हरेंद्र सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो बहुत सारे दर्शक जो हैं, आप जो साक्षात्कार है उसे देख रहे हैं। और मैं दीप्ति जी से एक छोटा सा, हमारे पास रीटा शाह जी के लिए एक छोटी सी कहें सरप्राइज है और हम वो देखना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को भी और रीटा जी को भी। कृपया आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मंच पर उपस्थित सभी सज्जनों को प्रणाम। सबसे पहले मैं आदरणीय रीटा शाह जी का हिमालयन अपडेट चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत करता हूं और वह एक बधाई के पात्र शख्सियत के रूप में आज हमारे सामने उपस्थित हैं। इनके जज्बे को मैं प्रणाम करता हूं। मेरी इनके साथ संपर्क काफी साल पहले हुआ। जैसे कि इन्होंने ये बताया था कि ये NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग से थोड़ा सा संबंध रखती हैं
और उनके द्वारा उन्होंने काफ़ी गेन किया अपनी मेंटल हेल्थ में, अपने फिजिकल हेल्थ में, और एक विनर की तरह से सामने आए हैं। तो मैं भी पिछले काफ़ी सालों से, करीब 15-20 सालों से न्यूरो कॉग्निटिव मेडिसिन के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो इसी माध्यम से मेरा उनके साथ संपर्क हुआ और हमने बहुत सी यौगिक क्रियाएं आपस में की और उन्हें इन सारी क्रियाओं के माध्यम से काफ़ी ड्रास्टिक चेंजेस भी महसूस हुए। तो बाकी तो आप उनसे उनके अनुभवों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ही रहे हैं। मैं इन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा और साथ ही यह एक बड़े सौभाग्य की बात है कि आज ये हमारे मंच पर आए और हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को एक एनकरेजमेंट, एक मोटिवेशन के रूप में यह टॉक मिलेगी और हमारे बहुत से जो लोग जिंदगी की विषम परिस्थितियों से अभी जूझ रहे हैं उन्हें भी कुछ इनसे सीखने को मिलेगा और उनका साहस बढ़ेगा और उनकी ऊर्जा आगे की परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहेगी। यही परमपिता परमेश्वर से कामना है। प्रणाम। धन्यवाद डॉक्टर विनोद नाथ जी। ये डॉक्टर विनोद नाथ जी थे और इन्होंने अपना संदेश जो है रीटा शाह जी के लिए दिया और हमारे दर्शकों को भी बताया कि नहीं किस प्रतिभा की धनी है रीटा शाह जी और किन किन परिस्थितियों से ये गुजरी हैं और इन्होंने क्या क्या चीज़ें जो हैं आगे करी हैं, क्या क्या चीज़ें इन्होंने, जैसे एनएलपी का इन्होंने जिक्र किया तो इन्होंने इसमें भी काफ़ी सारी मतलब योग्यताएं कह सकते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें हासिल करी हैं इसमें। और एक जिस स्पेशली जब आपने जिक्र किया था कि बाल झड़ गए थे और बाल काटने पड़े थे, तो हमारे पास कुछ पिक्चर्स भी हैं और इन्होंने एक जिक्र भी किया था कि मैं पेंटिंग भी करती थी एट द टाइम, उस समय पेंटिंग भी करते थे और हमारे पास कुछ एक दो पिक्चर्स हैं वो हम अभी आपको भी दिखाना चाहेंगे और अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहेंगे कि पहले कैसे दिखते थे और अब कैसे दिखते हैं। थोड़े से चेंजेस आपको बताना चाहेंगे। ये पेंटिंग है, क्षमा चाहते हैं। क्षमा चाहते हैं, कुछ तकनीकी वजह से शायद वो पिक्चर जो है हमारे पास नहीं आ पाई है। हम कोशिश करते हैं दोबारा से। तब तक मैं आग्रह करूंगा दीप्ति जी से कि आप जो है आगे का जो कार्यक्रम है उसे जारी रखें। धन्यवाद अनिल जी। मैं आपसे एक अनुमति पहले ही चाहती हूँ। मुझे पहले ही अंदाज था इस बात का कि ये जो हमारा कार्यक्रम आज का है 1 घंटे में नहीं सिमटेगा, तो मैं आपसे अनुमति चाहूंगी कि थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम अगर हमें मिल जाए तो हम तसल्ली से फिर अपने दर्शकों के लिए रीटा जी के सेवाएं लेते हैं, उनके व्यक्तित्व का हम फायदा उठाएं आज का दिन। तो अनिल जी मुझे एक बार अनुमति दे दें, फिर मैं उस हिसाब से कार्यक्रम का संचालन। जी दीप्ति जी, बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपसे, लेकिन कुछ समय सीमा भी है हमारी और ज़्यादा से ज़्यादा हम 10 से 15 मिनट मैक्सिमम इसमें ले पाएंगे। इससे ज़्यादा समय जो है क्योंकि वो दर्शकों के लिए भी फिर थोड़ा आप समझ सकते होंगे और ज़्यादा समय हम नहीं लेते हैं और सीधे सीधे अब क्वेश्चन पे आते हैं। जी जी ओके, थैंक यू अनिल जी। तो हम सवाल पे आते हैं। जैसा कि डॉक्टर विनोद नाथ जी ने कहा रीटा जी कि एनएलपी, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार में बताएं। मेरे लिए तो ये बिल्कुल ही न्यू टर्म है, तो हमारे दर्शकों को भी और मुझे भी इसके बारे में थोड़ा बताएं। जब भी मेरा ट्रीटमेंट खत्म हुआ 2017 में, उससे पहले ही मैं ये एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, ये जो है हमारे अवचेतन मन से जुड़ा हुआ ये जो प्रोग्राम है, वो वर्कशॉप है, वो मुझे पहले से ही करना था। बाद में मेरा ये कैंसर डायग्नोस हो गया
उसके बाद जब ये खत्म हुआ तो मेरे मन में वो तय था कि नहीं, मुझे वो सीखना ही है। तो ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद मैंने वो वर्कशॉप ज्वाइन किया। वर्कशॉप के माध्यम से मुझे जानने मिला कि हमारा अवचेतन मन होता है, वो हमारे शरीर पे 95% कंट्रोल करता है हमारे शरीर को। तो वो हमारा अवचेतन मन है क्या? वो अवचेतन मन है जो हर एक इंफॉर्मेशन लेता है और हमारी बॉडी की जो फिजियोलॉजी होती है वो प्रकार से वो चलाता है। मान लो कि अगर आप नकारात्मक विचार करते हो तो आपका शरीर अंदर से वो हिसाब से प्रक्रिया करने शुरू हो जाएगा। अगर मैं एग्जाम्पल दूं कि आप गुस्सा करते हो तो आपकी धड़कनें तेज हो जाएगी, आपका सिर दर्द होगा, आपको कुछ अनईजी फील होगा बॉडी में। तो ये सारे सिम्टम्स कहाँ से आए? आपने एक थॉट किया, वो थॉट ने आपका शरीर की सारी फिजियोलॉजी बिगाड़ के रख दी। तो एनएलपी सीखने के बाद मुझे पता चला कि हम ये एरिया में ध्यान ही नहीं देते हैं। हमें क्या विचार करना चाहिए, हमें कौन से विचार छोड़ देने चाहिए। ये पूरा वर्कशॉप में मैंने जो सीखा उससे मुझे पता चला कि मेरे जो नेगेटिव विचार थे जो हर एक में होते हैं, वो मैंने काफी सारे चेंज कर दिए कि मुझे इस तरह से नहीं, मुझे इस तरह से सोचना चाहिए। तो ये हमारा अवचेतन मन होता है, वो पूरा प्रोग्राम्ड होता है। एग्जाम्पल लाइक अगर मैं आपको बोलूं कि रात को 3 बजे आपको पानी की प्यास लगी है, घर में अंधेरा है मगर फिर भी आप मटके तक पहुंच जाओगे, तो वो आपकी प्रोग्रामिंग है। तो इस तरह से हम सब प्रोग्राम्ड होते हैं। बचपन में अगर आपको कुछ डराया गया है तो वो हिसाब से आपका अवचेतन मन ने स्वीकारा है, और वो जो डरा हुआ मन है बड़े होने के बाद भले वो फिर डर चला गया हो मगर अवचेतन मन ने वो पकड़ के रखा है, तो वो डरा हुआ चीज आपको हर एक एरिया में दिखेगा। आपके रिलेशनशिप में दिखेगा, आपके कामकाज में दिखेगा, आपके खुद के लिए भी आप ऐसे ही सोचोगे। तो ये सारा चीज जो है, जो पेनफुल मेमोरीज बोलते हैं, वो हमारे अवचेतन मन से डिलीट कर सकते हैं। सो ऐसा अगर साउंड होता है कि अरे ये डिलीट कैसे हो सकता है, बट जी ये डिलीट हो सकता है क्योंकि हमारे मन को, हमारा जो ब्रेन है, हम जो मगज बोलते हैं, उसको रियलिटी और फैंटेसी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जो उसको दिखाओगे वो सच मानेगा। उसका एग्जाम्पल ये है कि जैसे आपका मूड खराब है और आप एक गाना सुनते हो, कुछ आप अच्छा सोचते हो, आप फ्रेश हो जाते हो। उसका रीजन क्या है? क्योंकि आपने अपने मन को एक अच्छी मेमोरी दिखाई जहां से वो खुश हो गया और आपकी फिजियोलॉजी ठीक हो गई और आप अच्छा महसूस करते हो। तो यही सारा चीज मैं अभी अपना के चलती हूँ, जो मैंने एनएलपी से सीखा हुआ है। वही चीज मैं अगर करती हूँ कि अगर मुझे कुछ बॉडी में अनईजी लगता है, अभी थोड़े दिन पहले ही मुझे वायरल फीवर हो गया था क्योंकि यहाँ पे भी बहुत चल रहा है, तो मेरा वो मंथन चलता है कि मुझे क्यों हुआ, मेरे कौन से थॉट है मुझे रेक्टिफाई करने हैं, क्योंकि हम सब परफेक्ट तो है नहीं, मगर मैंने जो सीखा है मैं कैसे अप्लाई कर सकती हूँ डे टू डे लाइफ में। तो वो सारे जो अगर थॉट्स हम रेक्टिफाई कर देते हैं, मान लो कि हमने पहले के जमाने में हमारे बड़े बुजुर्ग बोला करते थे, आप किसी का बुरा मत सोचो, क्योंकि वो सोचने से भी आपकी फिजियोलॉजी बिगड़ेगी, ना ही कि सामने वाले की। तो गुस्सा एक ऐसी चीज है, एक ऐसा जहर है, पीते खुद है और सोचते सामने वाला मर जाए, तो ये कभी भी हो नहीं पाएगा। क्योंकि कुदरत भी हमें वैसा ही कहती। हम अगर बोलने चाहे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हमारे यूनिवर्स जो है वो हमेशा देने के लिए तैयार होती है, वो हमेशा तथास्तु बोलती है। इसके लिए हम जो सोचते हैं वो सोच वापस हमारे पास आती है, क्योंकि वो एनर्जी के हम बच्चे हैं। उसको ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे को इसकी बहुत जरूरत है, मगर उसको नहीं पता होता है कि ये बच्चा दूसरे का खराब करने के लिए मांग रहा है। उसको सिर्फ इतना ही पता है, आपसे निकला हुआ वाइब्रेशंस आपको ही मिलेगा, वो भी 10 गुना होके। तो ये सारा जो हमारा थॉट प्रोसेस है वो हमें चेंज करना है। हम दूसरों के लिए भी खराब नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि वो सोच हमारे पे ही आएगी। तो ये सारा मैंने सब कुछ सीखा है। मैं पेशेंट को भी बोलती हूँ कि आपकी सोच बदलो। आप जब ये सोच बदलोगे, और हमेशा बोलती मेरे पास ये नहीं है, मुझे इसने परेशान किया, मुझे उसने परेशान किया, मगर उसमें भी आपको कैसे रहना है वो आपको आना चाहिए। क्योंकि ये जो यूनिवर्स है
वो हमें देने के लिए बैठी है। आपको क्या मांगना है वो आपके ऊपर है, क्योंकि मैंने मेरी ट्रीटमेंट के दौरान मैंने हमेशा हौसला मांगा है, हमेशा मैंने आगे बढ़ने की चाहत मांगी है, तो वो ही मुझे मिला है। तो मैं दर्शकों को भी बोलना चाहती हूँ कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग बोल के गए हैं, अच्छा सोचो, अच्छा करो, दूसरों का भी अच्छा सोचो, क्योंकि आप दूसरों के लिए सोचोगे वो आपके पास ही आएगा। अच्छी चीज हो या बुरी चीज हो, वो वापस आपके पास आती ही है। जी धन्यवाद रीटा जी। हमारे कमेंट्स भी आ रहे हैं। श्रीनाथ योगा जी इसे कॉग्निटिव एनहेंसमेंट कह रहे हैं और रणजोत जी इसे कह रहे हैं स्वाध्यान। तो खैर बहुत सारी क्वेरीज हैं, हम दर्शकों की क्वेरीज अब बाद में शांत करेंगे। फिलहाल रीटा जी से हम अधिक से अधिक जानकारी हासिल कर लें। जैसे कि रीटा जी ने कहा तथास्तु, यानी आप क्या इसे ये कहेंगे कि ब्रह्मांड से जो चाहे वो पाया जा सकता है? जी जरूर, जरूर पाया जा सकता है, क्योंकि ये सारी चीजें हमें कभी भी किसी ने सिखाई नहीं है। ये मैंने बुक्स में भी पढ़ा हुआ है और मैंने खुद ने अनुभव किया हुआ है कि आप जो इंटेंशन छोड़ते हो ब्रह्मांड में, अभी छोटा सा एक अगर एग्जांपल दूं, आप किसी के घर पे जाते हो, भले बहुत अच्छा इंटीरियर हो, आपको अच्छा नहीं लगता है अंदर से, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है वाइब्रेशंस। हम सब एक, हमारी जो ऑरा बोलते हैं, आजकल हम बोलते हैं ना कि ऑरा हम देखते हैं, ऑरा क्या है? वो वाइब्रेशंस है। तो हमारा अगर हमारे के अंदर एक नकारात्मक सोच होगी, फिर आप कितने भी, अगर पुरुष है तो कितने भी हैंडसम दिखते हो, स्त्री हो कितनी भी ब्यूटीफुल दिखते हो, आपके उसके पास खड़ा रहने की इच्छा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसके वाइब्रेशंस ऐसे हैं, उसकी आवाज अच्छी नहीं लगेगी। क्योंकि बहुत सारी प्रैक्टिसेस करने के बाद अभी मुझे ये भी पता चलता है कि अच्छा ये बंदा झूठ बोल रहा है उसके वाइब्रेशन के ऊपर से। हम इंसान वाइब्रेशंस को पकड़ के जीने के बजाय हम शब्दों को पकड़ के जी रहे हैं। आप जानवरों को देख लीजिए, जानवरों को क्यों सब पहले से सेंस हो जाता है? क्योंकि वो वाइब्रेशंस पकड़ते हैं। तो मैं बहुत सारे ऐसे बोल सकती हूँ। अगर आप डॉक्टर ब्रूस लिप्टन की अगर साइट में जाए तो आप देख सकते हो कि उन्होंने जो पूरा बायोलॉजी समझाई है, तो उसमें एक ही चीज है, वाइब्रेशंस। तो हमारा जो शरीर है वो वाइब्रेशन से बना हुआ है। तो अगर आपको, आप ऐसे सोचते हो ना कि मुझे कोई चीज से डर लगा, तो आपकी फिजियोलॉजी क्या हो जाएगी? हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे, राइट? ठंडे क्यों हो गए? आपकी एक सोच, आपकी एक सोच ने आपके हाथ अगर ठंडे कर दिए, तो आप सोचो आपकी नकारात्मक सोच आपको क्या कर सकती है। मगर करेक्ट करना भी इतना इतना जरूरी है। अगर आप करेक्ट कर सकते हो तो आप अच्छे से और भी जी पाते हो। मगर आप करेक्शन ही नहीं करते हो तो फिर आप उसमें ही उलझे रहते हो, फिर बहुत सारी दवाएं खाते हो, और हम खाते ही जाते हैं दवाइयाँ। जी रीटा जी, बिल्कुल सही बात कही आपने। हम तेजी से कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। टू बी हैप्पी मेक अदर्स हैप्पी, ये है आपकी जो संस्था है, ट्रस्ट है, उसका मोटो। हमारे दर्शकों को इसके बारे में भी कुछ जी, जैसे मेरा जब भी रेडिएशन का फॉलोअप चल रहा था, और मैंने आपको बताया कि उस दौरान मुझे ऐसा था कि मैंने अगर इतनी परेशानी झेली है, तो सोचो कि एक जो गरीब औरत रहती है, उसके पास तो ना मोबाइल रहता है, ना गूगल रहती है, ना कुछ भी सर्च कर सकते हैं, वो लोग क्या करते होंगे। तो मेरे मन में एक आशा जागी कि नहीं, मुझे हेल्प करना है, ऐसी औरतों को हेल्प करना है कि जिससे मैं जिससे गुजरी हूँ वो ना गुजरे, उसको कुछ पहले से उसको गाइडेंस मिले। मैं गई थी अपना रेडिएशन फॉलोअप के लिए, और ऐसे ही मैंने पूछ लिया वहां पे कि अच्छा यहाँ पे मैं काउंसलिंग कर सकती हूँ क्या? बिकॉज मेरे मन में वो था नहीं, मेरे मन में एक ही था कि मुझे अभी हेल्प करनी है। तो वहां से मुझे आंसर मिला कि हाँ, एक ट्रस्ट है, वो ऐसे ऐसे काम करता है, आपको ज्वाइन होना है तो आप हो सकते हो। तो फिर मैंने वो ट्रस्ट से कनेक्ट किया। हमारे ट्रस्ट का नाम है नारायण दास मोरबाई बुधरानी ट्रस्ट। टू बी हैप्पी मेक अदर्स हैप्पी। अगर आप खुद खुश होंगे, आप दूसरों को भी खुश कर पाएंगे। तो यही चीज हमारी ट्रस्ट करती है, लोगों को काफी सारी मदद करती है। जैसे हमारा जो ट्रस्ट है वो हेल्थ रिलेटेड काम करता है, वो एजुकेशन रिलेटेड काम करता है, वो डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, जैसे प्रकृति की आपदा हम बोलते हैं, उसमें भी काम करते हैं। अगर जैसे मैं स्वास्थ्य के लिए बोलने जाऊं, तो हम कैंसर पेशेंट को काउंसलिंग करते हैं।
जहाँ पे उनको मानसिक तौर पे टूट चुके होते हैं, या तो बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन के साथ आते हैं कि अभी मैं जो कैंसर होगा अभी मैं मर जाने वाला हूँ या मर जाने वाली हूँ, तभी हमारी काउंसलिंग काम आती है। और हम यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं जो टोटली हमारी सर्विसेज उसमें फ्री होती है, तो हम वहाँ पे कुछ चार्ज नहीं करते हैं। तो ये जो पुअर जो पेशेंट्स होते हैं तो उसको काउंसलिंग की मदद मिलती है, उसको कीमोथेरेपी की दवाई मिलती है, हालांकि वो बहुत महंगी होती है। तो बाहर गांव से जो आते हैं, जैसे यूपी बिहार से आते हैं, तो हम उसको मेडिसिन की भी मदद करते हैं, रहने की जगह भी देते हैं। खास करके जो बच्चे पेशेंट होते हैं, जो बच्चों में कैंसर होता है, तो उसके लिए तो बहुत सारी प्रिकॉशंस लेना पड़ता है। उसके लिए हमारा अकोमोडेशन खुद का सेंटर है, ट्रीटमेंट खत्म नहीं होती है वहाँ तक मम्मी पापा और वो जो बच्चा पेशेंट है वो रह सकता है, वहाँ पे उसको कोई चार्ज नहीं किया जाता। वहाँ पे भी हमारी काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है, वहाँ पे भी टीम है, अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है। प्लस हमारे जो कैंसर के प्रोग्राम्स है उसमें अवेयरनेस का भी हम प्रोग्राम करते हैं। जैसे आप खुद का जांच कैसे कर सकते हो, जैसे ब्रेस्ट कैंसर के लिए अगर अवेयरनेस स्प्रेड करना है तो हम औरतों को बोल सकते हैं कि आप खुद का जांच कैसे कर सकते हो। कैंसर चीज है वो एक दूसरे के छूने वाली बीमारी नहीं है। बहुत जन को ऐसा लगता है कैंसर हुआ अभी उसके कपड़े भी अलग धो, उसके बर्तन भी अलग रखो, ऐसा नहीं है। तो हम ये अवेयरनेस देते हैं। और एक मेजर प्रोग्राम है जो ब्रेस्ट कैंसर सपोर्ट ग्रुप चलता है। जो सपोर्ट ग्रुप जो होता है उसमें हम सारे ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट को इकट्ठा करते हैं, अलग अलग टॉपिक के ऊपर जानकारी देते हैं। उसमें क्या होता है कि जब भी पेशेंट्स एक साथ इकट्ठा होते हैं तो एक दूसरे को देखते हैं, तो उसको ऐसा नहीं लगता कि मैं अकेली हूँ यहाँ पे। और वो भी देखते हैं कि हाँ दूसरी भी औरतें ऐसे ही सफर करती है, तो कहाँ ना कहाँ थोड़ी सी शांत हो जाती है, थोड़ा सा वो एक्सेप्ट करने लगती है। और हमारी काउंसलिंग तो होती ही है। जैसे मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं कि मैडम अभी मुझे ऐसा हो गया, अभी तो मैं मर जाने वाली हूँ, पूरा उसका मैं सुन लेती हूँ। उसके बाद में मेरा एग्जाम्पल देती हूँ कि मैंने भी ऐसा ट्रीटमेंट लिया है, आप भी लेके अच्छे हो सकते हो। तो तभी उसको हौसला आता है और वो ट्रीटमेंट करने के लिए पॉजिटिव हो जाते हैं। तो ये हमारा जो हेल्थ रिलेटेड है प्रोग्राम में ये सारे सब टॉपिक्स इंक्लूड है। जहाँ तक हमारा एजुकेशन का सवाल है, तो एजुकेशन में भी जो पुअर लोग रहते हैं, जो स्लम एरिया रहता है, वहाँ पे जाके हम बच्चों को फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 8th स्टैंडर्ड तक हम उसको काउंसलिंग भी देते हैं, वैल्यू एजुकेशन सिखाते हैं, पर्सनल हाइजीन सिखाते हैं, खास करके लड़कियों को पर्सनल हाइजीन सिखाते हैं। और जब भी हम बड़े होते तो बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो सारा चीज़ हम एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो सिखाता है। और जैसे हम प्राकृतिक आपदा बोलते हैं, जैसे भूकंप होना, सूखा होना, बाढ़ आना, ये सारी जब भी चीज़ें होती है तभी हम पहले पहुंच जाते हैं वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे वृद्धाश्रम में सपोर्ट करना, अनाथ बच्चे हैं, लड़कियों की शादी करवाना। तो ये सारा चीज़ है जो मेरा ट्रस्ट करता है। हमें हमें हौसला भी मिलता है जब जब हमारी जैसे मंथली मीटिंग होती है, जो हमारे ट्रस्टी हैं वो हमेशा हमें हौसला देते हैं, हमेशा हमें पूछते हैं आप खुश हो ना, आप खुश हो तो आप दूसरे को खुश कर सकते हो। तो ये ही चीज़ मुझे चाहिए था। मुझे काम करने के लिए अगर मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे क्यों उठना है, ये हर एक के जिंदगी में प्रश्न होना चाहिए कि मुझे नेक्स्ट डे क्यों उठना है। ठीक है, तो आप उठ पाते हो। और मेरा यही है कि हाँ, मैंने कैंसर पेशेंट को हौसला देना है, मैंने जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उससे उनको आगे बढ़ाना है। मैं जहाँ पे अटकी थी वो वहाँ पे ना अटके और वो ट्रीटमेंट आसानी से पूरी कर पाए। तो यही मेरा इंटेंशन रहा है और सामने मुझे ऐसा ही ट्रस्ट मिला है कि जो यही काम करता है। तो मैं ट्रस्ट का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि कहाँ ना कहाँ इसके माध्यम से जो मेरा इनर सोल की जो इच्छा थी, जो आत्मा की इच्छा थी, वो पूरी हो रही है। और नेक्स्ट डे उठने की मुझे इच्छा होती है कि हाँ मैं क्यों जाऊं काम पे, उसका एक रीजन होता है। जी दीप्ति जी। जी दीप्ति जी। बिल्कुल, बहुत सुंदर बातें रीटा जी। और वही बात कि ब्रह्मांड से जो हम चाहें वह पाया जा सकता है, और इसका बिल्कुल एग्जाम्पल रीटा जी हैं। अनिल जी बहुत देर से कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज अनिल जी आप। जी, हमारे पास कुछ तस्वीरें हैं, कुछ तो नहीं कहता, कुछ तकनीकी व्यवधान उसमें आ गया था। तो एक्चुअली क्या है कि जब रीटा शाह जी का ट्रीटमेंट चला था तो वो हमारे पास एक पिक्चर मौजूद है
उसके बाद जो अभी वो सेवाएं अपनी कैंसर पेशेंट्स को दे रही हैं, उनकी भी एक दो पिक्चर्स हमारे पास मौजूद है, जो कि इन्होंने भेजी थी कि हाँ, हम इस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं। तो मैं अपने दर्शकों को, जो हमारे दर्शक जो जुड़े हैं, उनको वो चीज़ दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले ट्रीटमेंट के समय में जो इनका पिक्चर था, वो अभी और उसका फ़र्क आप खुद समझिएगा, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि जब भी हम ट्रीटमेंट लेते हैं तो हमारा काफी सारा वेट गेन हो जाता है, क्योंकि जो दवाइयाँ होती है उसकी वजह से हम घूम फिर नहीं सकते, मगर सामने खाना खाना होता है। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे। उसकी वजह आपका माइक ऑफ हो गया है रीटा जी। जी, जैसे मैं आपने पिक्चर में देखा कि मेरा वेट गेन हो गया है। कि ट्रीटमेंट के वजह से हम कुछ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं और सामने खाना भी खाना पड़ता है, उसकी वजह से वेट गेन हो जाता है। आप देख सकते हो कि ये वेट गेन होने की वजह से आपको और भी सारी फिर दिक्कतें आती है। आप देख सकते हो कि जैसे मेरे बाल है, तो पहले सफेद बाल हो गए हैं, तो बहुत सारे पेशेंट को ऐसा लगता है कि कीमो के बाद मेरे बाल सफेद हो जाते हैं, मगर ऐसा नहीं होता है। पहले सफेद बाल आते हैं, बाद में काले बाल आते हैं। तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं और मेजरली होता है आपकी याददाश्त पे फर्क पड़ता है। मैं बहुत सारी चीजें मैं भूल जाती थी। इनफैक्ट उसको वापस नॉर्मलाइज होने में कम से कम 2 साल लग जाते हैं। आपकी मेमोरी वापस नॉर्मल होने में वो 2 साल लगते ही है। और जैसे मुझे ही पता नहीं चलता था कि मुझे ऐसा हो रहा है। जब भी मैंने जॉब ज्वाइन किया, उसके बाद मैं डॉक्टर के संपर्क में आने लगी, ये सपोर्ट ग्रुप करने लगी, तभी एक सपोर्ट ग्रुप में ये शेयर हुआ कि ये भी एक साइड इफेक्ट्स है कीमो का, जो मैं बहुत ही परेशान हूँ। और अभी पेशेंट भी होते हैं, अभी मैं सामने जाके पेशेंट को बोलती हूँ कि आपके ये प्रॉब्लम होता है, तो वो किसी को भी नहीं बोल पाते, मगर जब भी मैं ये मुद्दा छेड़ती हूँ तभी फटाक से हाँ बोलते, हाँ मैडम पता नहीं अभी मुझे क्या हो गया, पहले तो मुझे सब याद रहता था, अभी तो नहीं याद रहता है। तभी मैं उनको बोलती हूँ कि आप चिंता मत करिए, ये एक साइड इफेक्ट्स का हिस्सा है जो बाद में रिकवर हो जाता है। उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, जैसे आपको डायरी में लिख के रखना पड़ता है, आपको बार बार वो चीज़ें याद करनी पड़ती है। तो हालांकि मैं भी ये इस परेशानी से गुजरी हूँ, और ज़्यादातर जब भी मैं जॉब में लगी तभी तो मेरा जो भूलने का था वो बहुत सारा था, तभी मेरी टीम ने भी मेरे को समझा और संभाल लिया था। मगर ये सारी चीज़ें हैं तो पेशेंट को समझ में ही नहीं आती है। उसकी वजह से वो शाय फील करता है कि अरे मैं ऐसा कैसे हो गया कि मैं सब भूल जा रहा हूँ। मगर नहीं, जब भी हम आके बोलते हैं कि ये एक साइड इफेक्ट्स, एक ट्रीटमेंट का हिस्सा है, उसको टाइम लगेगा मगर ठीक हो जाता है, तो तभी जाके वो थोड़े से शांत होते हैं और उस तरफ इम्प्रूवमेंट की तरफ वो आगे बढ़ने लगते हैं। एक पिक्चर और है जो मैं अपने दर्शकों को सबको दिखाना चाहता हूँ। ये ट्रीटमेंट के दौरान इसमें बिग का कुछ इस तरह से है जो जिक्र किया था रीटा जी ने, तो ये कुछ बताएंगे रीटा जी इसके बारे में, क्योंकि जी, ये ट्रीटमेंट जी ये मेरी ही वीग है, ये मेरी ही वीग है जो एक यंग कैंसर पेशेंट है, मैंने उसको दे दी और वो इतनी खुश हो गई कि मैडम मेरे भी बाल ऐसे थे, अच्छा हुआ आपने वो वीग मुझे दे दी। तो ये बाल जो हिस्सा है जो स्त्रियों में इतना इम्पोर्टेंट होता है कि जब भी ऐसे ये वीग पहन के वो इतना खुश हो गए कि ऐसा लगता है कि रात को मुझे अच्छे से नींद आई, क्योंकि ये जो खुशी होती है वो मैं महसूस कर पाती हूँ कि इतनी यंग लड़की है, उसके बाल चले गए हैं, तो वो कितना दूसरों से अलग महसूस करती है। नॉर्मल लोगों के सामने जाना भी अच्छा नहीं लगता है। तो मेरे पास ये मेरा वीक पड़ा हुआ था, मैंने बहुत संभाल के रखा था। जब भी मैंने वो पेशेंट को देखा तो तभी मैंने उसको तुरंत दे दिया और वो इतनी खुश हो गई। तो ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसे जो खुशी हम देखते हैं दूसरे के चेहरे पे, अपने पास कुछ होता है और हम देते हैं, तो वो खुशी ही बहुत ही डिफरेंट होती है और बहुत ही अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन देता है।
जी अनिल जी, अब कार्यक्रम को अंत की ओर ले जाया जाए। मेरे ख्याल में आपके दिए हुए टाइम से हम काफी आगे बढ़ चुके हैं। तो रीटा जी, आप हमारे दर्शकों को अपना अंतिम संदेश जरूर दें। रीटा जी, मैं दर्शकों को मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि जैसे मैंने पहले बोला था कि प्रकृति जो ब्रह्मांड है वो तथास्तु बोलती रहती है। आप एक ही चीज बार बार ध्यान रखो कि आप वो अगर तथास्तु बोलती है तो आपको क्या मांगना है, क्योंकि आप जो इंटेंशन डालोगे कि नहीं मुझे ऐसा करना है तो वो आपको वो ही मिलेगा। दूसरी चीज है, आप जो है वो ही बने रहिए। आप किसी और के जूते में पैर डालने की कोशिश ना कीजिए। आप जो भी है आप यूनिक है, क्योंकि ईश्वर ने आप जैसा दूसरा कोई नहीं बनाया है। जब हम खुद की वैल्यू करते हैं, हम जब खुद का रिस्पेक्ट करते हैं, तब हम हमारी प्रतिभा और भी खिल के बाहर आती है। ज्यादातर अभी ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हम देखते हैं कि दूसरों का भी काम हम कर सकते हैं, वो दिखाने की दौड़ में हम इतने सारे दूर तक चले जाते हैं कि हम अपने आप को भी फिर पहचान नहीं पाते हैं और कहाँ ना कहाँ हमेशा दुखी रहते हैं। मैं हमेशा एक बात मैं दर्शकों को भी बोलना चाहती हूँ, आपके पास जो भी टैलेंट है उसको आप देखिए, आप दूसरों का मत देखिए, ना आप कंपटीशन कीजिए, क्योंकि वो आपको आगे जाके कोई काम नहीं आने वाला है। आज मैंने मेरा टैलेंट नहीं देखा होता, मेरा इंटेंशन जो है कि मुझे हेल्प करना है वो नहीं देखा होता, तो मैं आज यहाँ पे होती भी नहीं और ये प्रोग्राम में भी नहीं होती। तो ये चीज है मैं बोलना चाहती हूँ। और दूसरा जो है, आप दूसरा जो भी करता है आपको क्या करना है। रमन महर्षि जो है बहुत बड़े स्पिरिचुअल पर्सन जो हो गए हैं, उसका एक ही सीधा सेंटेंस था, माइंड योर ओन बिजनेस। आप अपने काम से काम रखो, दूसरे क्या करते हैं, क्योंकि आप उसमें एनर्जी वेस्ट करते हो। हम लोग एनर्जी से बने हुए, आप अपनी एनर्जी कहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हो। आप अगर एनर्जी कोई व्यर्थ बाबत में डाल रहे हो, उससे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, ना आपकी इम्प्रूवमेंट होगी। तो मैं वही बोलना चाहती हूँ, रिस्पेक्ट योर सेल्फ। अगर औरतें हैं तो मैं वो बोलना चाहती हूँ कि आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट रखें, अपने में झांक के देखिए कि आपको क्या करना है। अगर मेल पर्सन है तो मैं भी वही सेम बोलना चाहूंगी कि आप अपने आप में झांक के देखें। हम हमारी जो इंडियन संस्कृति में बड़े होते हैं, औरतों और मर्दों में डिफरेंस जो पाया जाता है, उसके वजह से काफी सारे औरतों ने अपनी जो सेल्फ एस्टीम होती है, अपना खुद का व्यक्तित्व होता है, वो हमेशा खो के जीती है, तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। अगर मैं पुरुष की बात करूं तो उनको ऐसा ही बड़ा किया जाता है कि आप डोमिनेट करो, उससे भी उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जो हम ईश्वर ने हमें बनाया है कि हम एक इंसान है, हम हमारे अंदर की आवाज को अगर हम सुन के चले गए, जिसे मैंने सुना कि नहीं मुझे ये अभी करना है। हालांकि मैंने पहले ऐसे में नहीं करती थी, मैं घर से ही पर्सनल काउंसलिंग करती थी, मगर ये जॉब करना एक इतना बड़ा स्टेप था मेरी जिंदगी में कि आज मुझे पता चला कि नहीं वो स्टेप मैंने सही लिया, क्योंकि वो मेरी इनर सोल की आवाज थी। तो मैं दर्शकों को वही कहना चाहती हूँ, अपने आप को रिस्पेक्ट करें, यूनिवर्स में अच्छे अच्छे इंटेंशन भेजे, तो ये चीज आपकी जरूर काम करेगी। जी दीप्ति जी। जी दीप्ति जी। जी रीटा जी, रिस्पेक्ट योर सेल्फ, माइंड योर ओन बिजनेस और टू बी हैप्पी, मेक अदर्स हैप्पी। इसी के साथ मैं भी कहूंगी तथास्तु। हम सभी को आज्ञा दें। आपका कार्यक्रम में आने के लिए हार्दिक धन्यवाद। आगे भी आपसे बात होती रहेगी। अनिल जी, आपका भी धन्यवाद। अभी के लिए हम कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद रीटा शाह जी, धन्यवाद समय दिया कार्यक्रम के लिए और हम आपको जान पाए, हमारे दर्शक आपको जान पाए, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दीप्ति जी, आपने सही समय पे संचालन का जिम्मा संभाल लिया, और पता नहीं फिर मैं क्या करता क्या नहीं करता, लेकिन आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी दर्शकों के नाम हमारे से छूट गए हैं, कृपया वो ऐसा ना समझें, हम आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करेंगे, और आपके कमेंट्स के माध्यम से ही ये चर्चा सार्थक हो पाई है, या बिल्कुल कहते हैं कि सार्थक चर्चा एक हो पाई है, और बहुत अच्छा संदेश जो है दर्शकों तक, या जो लोग इस चीज से अभी लड़ रहे हैं उनके लिए एक हौसले का, यानी कि उनमें एक नई ऊर्जा का संचार करने वाला होगा। तो 2 लाइनें मैं बोलना चाहूंगा, उसके बाद हम इस कार्यक्रम का जो समापन जो है करेंगे।
कौन कहता है जिंदगी बहुत छोटी है? कौन कहता है जिंदगी बहुत छोटी है? सच तो ये है कि हम जीना ही देर से शुरू करते हैं। सच तो ये है कि हम जीना ही देर से शुरू करते हैं। तो अपने आप को पहचाने, जिंदगी को पहचाने। आप जी सकते हैं बहुत ही बड़ी जिंदगी, जिसको कह सकते हैं कि अपना मोटो बनाएं और अपनी जिंदगी से प्यार करें। और मैं तो कहना चाहूंगा रीटा शाह जी की जिस तरह से आप निरंतर सेवा कर रहे हैं, जिन परिस्थितियों से आप जूझे हैं, लड़े हैं, तो सलाम है आपको, आपके जज्बे को सलाम है। और वाकई में ही आप जिस ट्रस्ट से जुड़े हैं, उनका जो कार्य है वो वाकई में ही मैं कहता हूं कि वो निरंतर जो है ऐसे कार्य करते रहें। और जो बेसहारा हैं, मजबूर हैं, जो जिनका कहीं इलाज नहीं हो पा रहा है, उनके लिए हम हिमालयन अपडेट के पूरे परिवार की तरफ से शुभकामनाएं देते हैं कि वो निरंतर जो है इस क्षेत्र में आगे बढ़ें। और आपके लिए हम शुभकामनाएं देते हैं कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और निरंतर जो है सेवा भाव आपके मन में उत्पन्न रहे। वैसे ही हमारे जो जितने दर्शक हैं, चाहे वो जुड़े हैं हमारे कमेंट के माध्यम से जुड़े हैं, या आगे भी जो इस कार्यक्रम को देखेंगे, तो उनमें भी कहीं ना कहीं सेवा का भाव जो है इस कार्यक्रम को देखकर जरूर उत्पन्न होगा। यही आशा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। रीटा शाह जी, दीप्ति जी और सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। धन्यवाद।